हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बीकॉम एंड बीबीए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लास 11th एंड 12th में जो चैप्टर्स थे ना अकाउंट्स के अंदर वो नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। हाँ, अकाउंटिंग इसमें वही होगी, एंट्रीज वगैरह होगी, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है जो आप हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का। आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है एंड इसकी टर्म्स क्या होती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है इसकी अकाउंटिंग करते टाइम। ठीक है, तो देखिए रॉयल्टी में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये है एक मिस्टर ए, ठीक है। इस मिस्टर ए के पास में कोई एसेट है, ठीक है, ये एसेट है, ये है किसकी, ये मिस्टर ए की है। मिस्टर ए की जो एसेट है वो यूज करना चाहता है मिस्टर बी, मिस्टर बी यूज करना चाहता है एसेट किसकी, इसका ऑनर कौन है इस एसेट्स का, मिस्टर ए है, लेकिन मिस्टर ए ने ये एसेट यूज करने के लिए किसको दे दी, मिस्टर बी को दे दी। और मिस्टर बी जो है इस एसेट को यूज करने के बदले में कुछ पेमेंट कर रहा है। तो ये जो पेमेंट है इसके लिए एक्सपेंस हो गया और मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो ये जो पेमेंट है इसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। क्या ये हर केस के अंदर होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है रॉयल्टी के टाइप पर। तो जो रॉयल्टी है उसके मोटा मोटी जो टाइप्स है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉयल्टी के जो टाइप्स है वो 3 टाइप की रॉयल्टी होती है और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट होती है आपकी माइनिंग रॉयल्टी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है रॉयल्टी के केस में। माइनिंग जो होती है ना, माइनिंग जो की जाती है यानी कि जमीन में एक्सट्रैक्शन करके लैंड से बहुत सारी चीजें निकाली जाती है। तो जिस बंदे की जमीन है, जिस बंदे की लैंड है, जो लैंड लॉर्ड है, जो ओनर है, उसकी जमीन को कोई ना कोई कंपनी उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाल रही होती है, कुछ ऑयल, गैसेस, बहुत सारी नेचुरल चीजें। तो इसके बदले में वो जो कंपनी है उस ओनर को रॉयल्टी पे करती है, तो वो माइनिंग रॉयल्टी के अंदर आता है। और ये इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर आती है आपकी पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी में क्या होता है, आपने कुछ ऐसी चीज बना दी है, कुछ ऐसा इनोवेशन कर दिया है, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी उसी इनोवेशन का यूज करना चाहती है तो वो आपसे परमिशन लेगी और उस पेटेंट का यूज करके वो जितना भी इनकम करेगी उसमें से आपको क्या पे करेगी, रॉयल्टी। तो ये हो गई पेटेंट रॉयल्टी। और नेक्स्ट थर्ड नंबर आती है कॉपीराइट, जो कि आप देखते होंगे बुक्स के केस में होता है। कॉपीराइट, कॉपी राइट रॉयल्टी बुक्स वगैरह के केस में ये बहुत होता है ना। जैसे आपने कोई बुक लिखी, आप है राइटर, तो आप हो गए उस बुक के ऑनर, ठीक है। लेकिन पब्लिशर अलग होता है, वो आपकी बुक पब्लिश कराता है, उसकी मार्केटिंग करता है, आगे सेल करता है। तो पब्लिशर जो होता है, आपको जितनी भी बुक सेल होगी उस हिसाब से आपको रॉयल्टी पे की जाती है। ओके, तो तीनों ही केस के अंदर जो रॉयल्टी है ना वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे ये हो, प्रोडक्शन हो गया यानी कि सेल हो गया, यानी कि जितना बिजनेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से क्या पे की जाती है, रॉयल्टी पे की जाती है। तो सबसे फर्स्ट हम आज के इस लेक्चर के अंदर माइनिंग रॉयल्टी ले रहे हैं और वही 80% इस चैप्टर में माइनिंग रॉयल्टी ही है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। उसके बाद कॉपीराइट और पेटेंट रॉयल्टी तो हम एक एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो हम समझते हैं सबसे फर्स्ट माइनिंग रॉयल्टी और इसी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर समझते हैं। देखिएगा कुछ चीजें निकल के आएगी अलग से, है ना, तो ध्यान से समझना, ये लेक्चर समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैं अकाउंटिंग कराऊंगा इनकी वो आपको आराम से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स के पास में पड़ी है लैंड। क्या पड़ी है, ये लैंड है और इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इसका कोई खेत होगा, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, या
कोई इंडस्ट्रियल लैंड पड़ी है, इसके पास जमीन पड़ी है कुल मिलाकर के, और पता लगा है कि इसके नीचे जो है जमीन को अगर खोदेंगे तो उसके अंदर कुछ ना ऐसी चीजें निकलेगी, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्थर निकल सकते हैं, कोयला निकल सकता है, गोल्ड निकल सकता है ना। तो जमीन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए गैसेज ऑयल्स निकल सकते हैं। तो मिस्टर एक्स इतना नहीं कर पाएगा, है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा रिसर्च की, मशीनरीज की, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, है ना। तो अब जैसे ही उसको पता चला, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया या कांटेक्ट किया एक कंपनी से। फॉर एग्जांपल के लिए ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी से जो है इसने जाके कांटेक्ट किया और कंपनी को बताया कि भाई देखो, आप अगर इसमें से खोद के कुछ निकाल सकते हो तो हमारी लैंड को जो है वो क्या कर लो, यूज कर लो। मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स की जो लैंड है वो एबीसी कंपनी के पास हो रही है, यूज करने के लिए, ट्रांसफर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर मतलब लैंड तो वही रहेगी, अब उसका पोजीशन जो है इसके पास में चला जाएगा, कंपनी के पास में चला जाएगा। और कंपनी जो है इस लैंड का, इस जमीन में से बहुत सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगी, उनको निकालेगी, उनका प्रोडक्शन करेगी, उनको बेचेगी। फॉर एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कोयले का, है ना। मान लेते हैं इसमें से कंपनी जो है कोयला निकालेगी, पूरा वही काम करेगी, उसके लिए प्लांट, मशीनरी, लेबर वगैरह सब इन्वेस्टमेंट करेगी ये कंपनी, और वो जमीन में से कोयला निकाल के बेचेगी, और उस जितना टन बेचेगी उस हिसाब से कुछ पेमेंट मिस्टर एक्स को किया जाएगा, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले ये समझिए कि ये जो मिस्टर एक्स है इस केस में, इसको हम बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर बोलते हैं। और जो ये कंपनी है इसको हम बोलते हैं लेसी। लस्सी नहीं, लेसी, ठीक है। अब लेसर का मतलब हो गया आपका ओनर, या फिर और अगर अच्छे से बोलूं लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंड का ही मामला होता है माइनिंग के अंदर, तो लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है। और ये एक तरह का टेनेंट हो गया, किराएदार हो गया। लेकिन जब रॉयल्टी की बात आती है तो हम इनको लेसर और लेसी ही बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो ये लैंड है ये लेसी के पास चली गई है, लेसी उसमें से आप प्रोडक्शन करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा उस लैंड से बहुत सारे चीजें, और उसके बाद मान लेते कोयला एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको बेचेगा। और बेचने के बाद में जितना एक्सट्रैक्शन होगा, एक्चुअली बेचना नहीं, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस लैंड से क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। तो जितना प्रोडक्शन होगा, है ना, हर साल, उस हिसाब से जो ये कंपनी मिस्टर एक्स को जो है वो क्या पे करेगी, रॉयल्टी पे करेगी, ठीक है। मान लेते हैं भाई रॉयल्टी जो पे की जाएगी वो की जाएगी 20 रुपीज पर टन। जितने टन एक्सट्रैक्शन होगा एक साल में उस हिसाब से 20 रुपए पर टन जो है रॉयल्टी पे की जाएगी। जैसे 10 टन ही कोयला निकाला तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। 30 टन कोयला निकाला तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, उतना रॉयल्टी मिस्टर एक्स यानी कि लेसर को मिलेगा, और लेसी पे करेगी। और लेसी जो है उस कोयले को निकालेगी, इसको रॉयल्टी दे देगी, बाकी वो आगे बेचेगी और अपना प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, प्लांट लगाया है, ओके, मशीनरी लगाई है, ठीक है, रिसोर्सेज लगाए हैं। ये जो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, इसको हम लीज डीड बोल सकते हैं। इस तरह का लीज पे ही ली है ये लैंड। तो इन दोनों के बीच में जो ये एग्रीमेंट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीज डीड, ठीक है। तो रॉयल्टी आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए जो कंपनी है ना, रॉयल्टी पेबल कितनी होगी वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कंपनी जो है, इसने जो प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन किया है 10,000 टन कोयला, 10,000 टन कोयला निकाला है, और रॉयल्टी कितनी पे की जाएगी, 20 रुपीज पर टन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। तो यहाँ पर रॉयल्टी का अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा, देखो भाई, तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए क्या हो गया, रॉयल्टी हो गया। समझ में आया? ये है रॉयल्टी पेबल। तो जितना प्रोडक्शन होगा और पर टन के हिसाब से रॉयल्टी ये फिक्स होती है। 10,000 टन कोयला निकला है तो 20 रुपए पर टन के हिसाब से 2 लाख रुपए रॉयल्टी पे करेगा। कौन पे करेगा, यहाँ पर लेसी यानी कि ये कंपनी पे करेगी इस लेसर को, यानी कि एबीसी लिमिटेड पे करेगी मिस्टर एक्स को। अगर ये प्रोडक्शन ज्यादा हो, जैसे 20,000 टन हो जाए तो 4 लाख रुपए हो जाएंगे, 50,000 टन हो जाए तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेट सेम रहेगी। ये प्रोडक्शन तो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना मेहनत कर रही है, ओके, कितना एक्सट्रैक्ट कर रही है कोयले को लैंड से, ठीक।
अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आगे हमारे रॉयल्टी टेबल में बहुत काम आएगा, रॉयल्टी टेबल भी बनती है पूरी, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम रेंट। क्या नाम है? मिनिमम रेंट। अब ये मिनिमम रेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको समझना, इसके आगे ही एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो और मिनिमम रेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो समझना। मिनिमम रेंट का मतलब होता है कि भाई ऐसा हुआ कि कभी प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत कम हुआ या हुआ ही नहीं। मान लेते हैं किसी साल में बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, जीरो प्रोडक्शन हुआ, तो जीरो प्रोडक्शन हुआ तो 20 रुपीज पर टन जो पे करेगी कंपनी लेसर को, लेसर को, वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो रॉयल्टी बनती ही नहीं है। तो उस केस में ये एग्रीमेंट करते टाइम दोनों पार्टी सोचती है, या जो लेसर ये बोलेगा भाई किसी साल अगर तुमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तो मेरी लैंड तो तुम्हारे पास में पड़ी है ना, अब तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, फिर मुझे तो रॉयल्टी जीरो मिलेगी क्योंकि तुमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो रॉयल्टी मिलेगी नहीं, रॉयल्टी बनती ही नहीं है। लेकिन लैंड तो तुम्हारे पास में है ना, मेरे पास में थोड़ी है। तो एक मिनिमम रेंट का भी तो कॉन्सेप्ट डालो कि कभी यार प्रोडक्शन नहीं हुआ या प्रोडक्शन कम हो गया तो कम से कम मुझे इतने पैसे तो मिलेंगे, इसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जो मिनिमम रेंट है वो है हमारा 1,00,000 रुपए। मिनिमम रेंट कितना? 1,00,000 रुपए। भाई इतना प्रोडक्शन तो कर ही लेना कि 1,00,000 रुपए की रॉयल्टी कम से कम बन जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए जो प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल में, जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 3,000 टन ये प्रोडक्शन हुआ। तो अब रॉयल्टी कितनी बनेगी? देखो एक्चुअल रॉयल्टी, तो यहां पर रॉयल्टी बन जाएगी 3,000 टन मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज पर टन है ना, तो 3,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो ये हो गया आपका 60,000 रुपए। तो रॉयल्टी कितनी बनी? 60,000 रुपए। तो क्या केवल 60,000 रुपए पे किए जाएंगे एबीसी लिमिटेड द्वारा मिस्टर एक्स को, यानी कि लेसी द्वारा लेसर को रॉयल्टी के? नहीं, 60,000 नहीं दी जाएंगे, पूरे 1,00,000 रुपए पे किए जाएंगे। तो 60,000 रुपए तो ये और 40,000 ऊपर से मिला करके 1,00,000 रुपए का पेमेंट होगा, तो मिनिमम रेंट 1,00,000 रुपीज है। कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो भी 1,00,000 रुपए पे किए जाएंगे, प्रोडक्शन इतना होना चाहिए या 1,00,000 रुपए रॉयल्टी बन जाए इतना हो जाना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो लेसी अपनी जेब से पैसा निकाल के लेसर को पे करेगा, जबकि रॉयल्टी इतनी बन नहीं रही है। जैसे इस केस में रॉयल्टी केवल और केवल 60,000 रुपए की ही बन रही है, लेकिन पेमेंट फिर भी कितना किया जाएगा? 1,00,000 रुपए का किया जाएगा। तो यहां पर हो गया है थर्ड कॉन्सेप्ट, वो है शॉर्ट वर्किंग का। थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा शॉर्ट वर्किंग। भाई आपने कम काम किया है, आपको कम से कम इतना काम तो करना ही चाहिए था कि 1,00,000 की रॉयल्टी बनी जाती, लेकिन शॉर्ट वर्किंग हो गई। अब शॉर्ट वर्किंग का मतलब कैसे निकलेगा? आप क्या करो, जो मिनिमम रेंट है वो ले लो कि भैया मिनिमम रेंट कितना है, कि मिनिमम रेंट तो 1,00,000 रुपीज है, और लेस कर दो इसमें से जो इस साल की एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है। एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है आपकी 60,000 रुपए की, तो इसका मतलब आपने 60,000 रुपए की रॉयल्टी बनी, लेकिन कंपनी ने लेसर को 1,00,000 का पेमेंट किया, तो 40,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के जो दिए हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट होती है, कब जनरेट होती है? तब होती है जब आप प्रोडक्शन जो मिनिमम रेंट है उससे भी कम करते हो, मिनिमम रेंट के बराबर भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उतनी रॉयल्टी बन ही नहीं रही है, तो उस केस के अंदर शॉर्ट वर्किंग आएगी। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया 60,000 रुपए ही बनते हैं लेसर के, लेकिन लेसर 40,000 रुपए अपनी जेब से निकाल करके 60 और 40 हो गए 1,00,000 रुपए उसको मिनिमम रेंट के पे कर रहा है, क्योंकि ऐसा लीज डीड के अंदर एग्रीमेंट के अंदर लिखा जा चुका है। ओके, बिल्कुल सिंपल। ठीक, अब होता है भैया ये तो भाई 40,000 रुपए तो बिना प्रोडक्शन के ही दे दिए, प्रोडक्शन तो 60,000 रुपए, प्रोडक्शन के हिसाब से तो 60,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है, लेकिन आपने 40,000 रुपए ज्यादा दे दिए, कंपनी ने ज्यादा दे दिए, इस तरीके से तो कंपनी लॉस में आ जाएगी। तो वहां पर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है शॉर्ट रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग है इसको लेसी
कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो रिकॉप कर सकती है, यानी कि वापस वसूल सकती है नेक्स्ट अगले साल। जैसे मैं आपको यहां पर सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो ये देखिए, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर में तो कोई प्रोडक्शन प्रॉब्लम ही नहीं थी, 10,000 टन प्रोडक्शन किया था, 20,000 रुपए, 20 रुपए पर टन के हिसाब से 2 लाख रुपए होते हैं, तो मिनिमम रेंट तो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग उत्पन्न हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है भाई, 1 लाख कम से कम देने हैं, लेकिन दे हम 2 लाख रुपए हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेकंड ईयर के अंदर, ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या हुआ, 3,000 टन का ही प्रोडक्शन हुआ, तो रॉयल्टी बनती है 60,000 रुपए की, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको 1 लाख रुपए ही देने हैं, तो 40,000 रुपए आपने जेब से निकाल के दे दिए, वो हो गई शॉर्ट वर्किंग। तो क्या जो लेसी है, जो कंपनी है, इस 40,000 को कभी वसूल सकती है? हाँ, वसूल सकती है, आने वाले 1-2 साल के अंदर जो एग्रीमेंट में जितना टाइम पीरियड लिखा होता है उतने टाइम पीरियड तक वापस रिकवर कर सकती है। कौन? कंपनी, यानी कि लेसी जो प्रोडक्शन कर रही है वो कैसे कर सकती है कि जब आपकी जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा बन जाए किसी ईयर, कोई अगला साल ऐसा आया कि आपकी जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रही है, तो उस केस के अंदर जो आपने जेब से दिए थे, यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो है उसको आप जो है वसूल सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल के लिए थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हो गया हमारा वो हो गया 15,000 टन का, ये प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कितना हुआ? 15,000 टन। तो इस हिसाब से रॉयल्टी कितनी बन रही है? रॉयल्टी बन रही है 15,000 मल्टीप्लाई कर दो 20 रुपए पर टन, तो आपकी रॉयल्टी हो गई कितनी? 3 लाख रुपए। रॉयल्टी कितनी होगी? 3 लाख रुपए। मिनिमम कितने पे करने? 1 लाख पे करने, लेकिन रॉयल्टी कितनी बन रही है थर्ड ईयर में? 3 लाख रुपए की। तो यहां पर मिनिमम रेंट वाली तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बहुत रॉयल्टी बन रही है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग और नहीं होगी, ये भी सही है, जेब से नहीं देने पड़ेंगे, जितना बन रहा है पूरा दे दो। तो 3 लाख रुपए देने वाले ही थे, लेकिन उसी समय लेसी को याद आया, कंपनी को याद आया कि यार पिछली बार मैंने 40,000 रुपए ज्यादा दिए थे ना, हाँ, तो अभी तो उसको मैं वसूल सकता हूं। हाँ, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग को क्या करना? रिकॉपमेंट करना। तो अब 3 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसको उस ईयर में रिकवर कर सकती है जिस ईयर में आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रही है। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए, हमारी रॉयल्टी बन रही है 3 लाख रुपए, तो सेकंड ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है उसको यहाँ पर रिकॉपमेंट कर दिया जाएगा और पेमेंट किया जाएगा 2,40,000 का। रिकॉपमेंट के बाद में भी देखो पेमेंट जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है और ज्यादा ही होना चाहिए। ओके जी, तो ये रिकॉपमेंट सर कितने साल कर सकते हैं? नेक्स्ट 2-3 साल तक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग एक बार में ही रिकॉप हो गई, रिकवर हो गई, लेकिन कई बार हो सकता है कि पूरी एक साथ ना हो, तो आने या बिल्कुल ही नहीं हो। यहाँ पर मान लेते हैं कि मिनिमम रेंट वापस और शॉर्ट वर्किंग हो जाती, तो शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग जुड़ जाएगी, या फिर इतना ही रेंट बना जो मिनिमम रेंट है, तो रिकॉपमेंट नहीं हो पाएगा, तो आगे नेक्स्ट ईयर में रिकॉपमेंट होगा। तो रिकॉपमेंट कितने, रिकवर कितने साल तक कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और उस एग्रीमेंट के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक कर सकते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर में, जहां हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो क्या सर इस शॉर्ट वर्किंग के इस रिकॉपमेंट को रोका भी जा सकता है? वैसे तो नहीं रोका जा सकता, एग्रीमेंट हो रखा है तो, लेकिन कुछ टर्म्स होती है कि जो वहां पर काम चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, जहां प्रोडक्शन हो रहा है साइट पर, है ना, वहां पर क्या हुआ, कोई स्ट्राइक हो गई, या जैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आ गया, है ना, जैसे कोविड आ गया था, तो उस केस में तो फिर बेचारा वो जेब से कहां से देगी कंपनी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो उस केस के अंदर जो मिनिमम रेंट है उसको थोड़ा सा ना और कम किया जा सकता है। ओके, ठीक है। सो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रॉयल्टी टेबल बनाना सिखाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को पहले तो आप लाइक करें, फिर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए रेगुलर लेक्चर लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।